आज हम लोग मेनली पढ़ने जा रहे हैं डायबिटिक फूड। ठीक, डायबिटिक फूड हो सकता है ये तुम्हारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस से बिल्कुल अलग है, लेकिन डायबिटिक फूड पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड आ रहा है डायबिटिक, दूसरा आ रहा है फूड। डायबिटिक और फूड। डायबिटिक से मतलब ही लग रहा है कि हाँ ये कहीं ना कहीं डायबिटीज से क्या कर रहा होगा, कोरिलेट कर रहा होगा, क्योंकि डायबिटिक फूड क्या है, डायबिटिक फूड मतलब फूड में अल्सर हो जाना ड्यू टू डायबिटिक की वजह से, डायबिटीज की वजह से। तो अभी पहले हम पढ़ेंगे कि डायबिटिक होता क्या है, कैसे होता है, और इसकी वजह से डायबिटिक फूड अल्सर डेवलप कैसे होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें कंटेंट्स है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है। मैं एक चीज बता दूं, जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ाई करते हैं, जब भी किसी बीमारी के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं, तो कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये बीमारी है क्या, इसे कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए हमें कौन कौन सी जांचें करानी पड़ेंगी, और ये कैसे ठीक होगा, इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम स्टूडेंट थे, तो जब जैन सर हम लोगों की सर्जरी की क्लास लेते थे, तो उसमें कहते थे किसी भी बीमारी को पढ़ने के लिए 3-4 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहला तो ये है क्या, दूसरा ये किससे हुआ, तीसरा इसका होने का रीजन क्या है, चौथा इसके लिए हमें क्या क्या जांचें करवानी पड़ेगी, पांचवा इसके हो जाने से साइन और सिम्टम्स क्या क्या आ रहे, बीमारी की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या क्या हो रही, और जो लास्ट होता है वो ये होता है कि हम उसे ट्रीटमेंट क्या देंगे, हम उसे ट्रीटमेंट क्या देंगे। किसी के घर में भी कोई भी बीमार होता है तो हमारे दिमाग में यही बातें आती है। तो वही आज हमें पढ़ना भी है, किसी चीज को बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बल्कि समझना है, बल्कि क्या करना है, हमें उस चीज को समझना है। तो कंटेंट्स में यहाँ लिखा गया कि इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस मतलब कैसे कैसे ये प्रोग्रेस हुआ, पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर ही हमारे साइन और सिम्टम्स आते हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्या क्या जांचें कराएंगे इस बीमारी के लिए, और अल्सर क्या होता है, अल्सर की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, और फाइनली हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। ठीक, एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है, एवरी 30 मिनट a limb is lost due to a landmine, every 30 second a limb is lost due to a diabetes। हर एक 30 मिनट पे लैंडमाइन की वजह से लोग अपना पैर खो देते हैं, जबकि हर 30 सेकंड के बाद, मतलब आधे मिनट के बाद एक पैर खो दिया जाता है डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज अल्सर की वजह से। ठीक है, तो ये लाइन बहुत बड़ी है। हम एक चीज बता दें, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट जो है, वहां का ये डाटा है कि हर एक चौथा व्यक्ति डायबिटिक फुट अल्सर की वजह से, डायबिटिक फुट अल्सर से सफर कर रहा होता है। जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं उसमें से हर एक चौथा व्यक्ति डायबिटिक फुट अल्सर से क्या कर रहा होता है, सफर कर रहा होता है। अगर हम डायबिटीज की बात करें, मैंने पहले कहा था, पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या होती है, फिर हम जानेंगे कि डायबिटिक फुट क्या होता है। तो डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज की बात करें तो जब भी हम जब घर में होते हैं, या फिर हमारे पड़ोस में, या फिर हमारे घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो डायबिटीज से सफर कर रहा होता है। तो डायबिटीज में सब कहते हैं शुगर हो गया, शुगर हो गया, शुगर हो गया। ठीक, तो शुगर ऐसा नहीं कि शुगर का प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी में ना, रीजन क्या होता है, जो शुगर लेवल है वो ब्लड में हाई हो जाता है। वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और डायबिटिक जो है ये क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। दो वर्ड्स होते हैं, पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। पहला होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। तो जो एक्यूट मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए कोई बीमारी हुई हो, और क्रॉनिक मतलब जो लंबे टाइम से चलती आ रही हो। तो डायबिटीज जो होती है ये क्रॉनिक डिजीज होती है, और जो डायबिटिक फुट होता है ये डायबिटीज मेलाइटस की वजह से होता है। एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो सबसे पहले जान लो डायबिटीज क्या होता है। डायबिटीज जो होती है, एक लाइन में याद कर लो कि हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना, हाई शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाना ही डायबिटीज कहलाती है। जिसे हम गांव में या हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो खाली इतना जानते होते हैं कि शुगर हो गया, शुगर हो गया। शुगर हो गया मतलब जो शुगर का लेवल है वो ब्लड में क्या हो गया, हाई हो गया। और डायबिटीज जो है ये एक क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। ठीक, जो डायबिटीज
डायबिटीज मेलाइटस होती है, जो डायबिटीज मेलाइटस होती है ये मेनली 2 टाइप से होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। अब कहोगे अब 2 टाइप से होती है तो यही होगा कि टाइप 1 टाइप 2, लेकिन नहीं, टाइप 1 डायबिटीज मतलब जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, क्या होती है, जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है उसे हम डायबिटीज कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। जबकि जो डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक, जब शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, जब शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, तब हम उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। और जब हाइपर और हाइपो मतलब होता ही है, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। जब शुगर लेवल हाई हो गया तो हम उसे हाइपरग्लाइसीमिया कह रहे हैं, और जब शुगर लेवल डाउन हो गया तो हम उसे क्या कह रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज समझ में आ गया, मेनली डायबिटीज क्या होती है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाना, किसमें, ब्लड में हो जाना। और ये एक क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, और ये 2 टाइप से होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। जब ज्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जबकि जब शुगर लेवल कम होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब बात करते हैं डायबिटिक फुट अल्सर की। तो एक पहले इजी लैंग्वेज में समझ लो कि जब डायबिटिक फुट अल्सर हो जाता है, अल्सर से लग ही रहा होगा कि कुछ ना कुछ घाव हो रहा होगा। तो क्या होता है, डायबिटिक फुट अल्सर में क्या होती है, जो हमारी फुट की स्किन होती है, ये जो फुट अल्सर है, जो ये डायबिटिक की वजह से जो अल्सर होता है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो होता है ये डिस्टल पार्ट ऑफ द लोअर लेग में होता है। मतलब जो हमारा लोअर लेग है, इससे जो दूरी वाला पार्ट है, डिस्टल पार्ट मतलब फुट जो है, वहां पे ये सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी स्किन की लेयर है, एक सिंपली लैंग्वेज में समझ लो, जो हमारी स्किन की लेयर है ये इंजर्ड हो जाती हैं, और ये ब्रेक होने लगती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा ही घाव बढ़ने लगता है। तो डायबिटिक फुट अल्सर आर एन इंजरी टू ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, necrosis or gangrene that usually occurs on the soles of the skin of the feet as a result of peripheral neuropathy or peripheral arterial disease, diabetes mellitus patient। एक पॉइंट आया इसमें कहा कि जो डायबिटिक फुट अल्सर होता है, ये स्किन के जो लेयर होती हैं, इसमें इंजरी हो जाती है। फिर एक चीज बताया, नेक्रोसिस और गैंग्रीन दैट यूजुअली अकर। क्या होता है, कह रहा यूजुअली अकर ऑन द सोल्स ऑफ द स्किन। सोल्स ऑफ द स्किन मतलब जो हमारी फुट की सोल है, उसकी स्किन की बात कर रहा है। जब नेक्रोसिस की अगर हम बात कर ले, जो नेक्रोसिस होता है ये अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। जबकि गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, गैंग्रीन एक डेंजरस कंडीशन होती है। गैंग्रीन क्या होती है, एक डेंजरस कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि टिश्यू इन योर बॉडी डाई, मतलब जो हमारी टिश्यूज होती हैं बॉडी की, जिस एरिया की, वहां की डाई करने लगती है। रीजन क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। लॉस ऑफ ब्लड की वजह से वहां की टिश्यूज डाई करने लगती हैं, और वो वहां की सारी टिश्यू क्या हो जाती है, गैंग्रीनस हो जाती हैं। तो नेक्रोसिस मतलब अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ, जबकि गैंग्रीन का मतलब क्या है, डेथ, टिश्यूज डेथ। क्यों, रीजन क्या होता है कि वहां पे लॉस ऑफ ब्लड होता है, वहां पे ब्लड अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहां की टिश्यूज डेथ करने लगती है, तो गैंग्रीन कहते हैं। फिर इसमें सुना एक वर्ड, एज अ रिजल्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेरिफेरल आर्टियल डिजीज। जो डायबिटिक फुट अल्सर होता है, ये क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में या तो चेंज होने लगता है, या डायबिटिक पेरिफेरल आर्टियल डिजीज में। जब भी न्यूरोपैथी हो जाता है, न्यूरोपैथी से एक पॉइंट इजीली समझ लो, जुगनू बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, इसमें क्या होता है कि जिस एरिया जहां पे ये अल्सर हुआ होगा, जहां पे ये इंजरी हुई होगी, वहां से सेंसेशन मिलना बंद हो जाता है, वहां से सेंसेशन मिलना
बंद हो जाता है। डायबिटिक फुट अल्सर कैन बी फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्वेजन resulting in infection and decay can occur in any part of the body, especially in distal part of the lower leg। देखो यहाँ पे भी लिखा गया है डायबिटिक फुट कहीं पे भी हो सकता है, डायबिटिक फुट अल्सर कहीं पे भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो हमारे बॉडी में चोट लगने की जगह होती है वो मेनली पैर होती है, क्योंकि जब भी हम नंगे पैर चलते होते हैं, अगर हम किसी चीज का ध्यान नहीं देते तो हमारे पैर में जल्दी से चोट लग जाती है, कुछ भी चुभ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो डायबिटिक फुट और एक जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि इसको जो ब्लड सप्लाई, ये हार्ट से बहुत दूर होता है और इसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो एक आर्टरी करती है, ट्रिवियल आर्टरी करती है, ठीक, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डायबिटिक फुट अल्सर जो होता है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द लोअर लेग मतलब फुट में होता है। ठीक, हिस्ट्री की बात कर ले कि ये कब से जाना गया इसके बारे में, तो दिसंबर 20 दिसंबर 2006 में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया कि डायबिटीज एज अ ग्लोबल थ्रेट एंड डिजाइनेटेड वर्ल्ड डायबिटीज डे। जो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये 2007 से मनाया जा रहा है। किसके ऑनर पे? फ्रेडरिक बैंटिंग बर्थडे पे। एक फ्रेडरिक बैंटिंग जो थे वो साइंटिस्ट थे, उनके बर्थडे से 2007 से 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। बाय ग्रीक फिजिशियन, एक ग्रीक फिजिशियन थे एरेटस ऑफ कैपाडोसिया who gives the first complete medical description of diabetes। जो कैपाडोसिया जी थे उन्होंने पहली बार कंप्लीटली मेडिकल डिस्क्रिप्शन दिए थे डायबिटीज के बारे में। तो हिस्ट्री में मेनली ये जानना है कि जो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है और 2007 से मनाया जा रहा है, और 2006 में 20 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया जो डायबिटीज है ये ग्लोबल थ्रेट डिजाइनेटेड है। ठीक, ये ग्लोबल थ्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी। तो जो सबसे ज्यादा डायबिटीज डेवलप होती है वो न्यूरोपैथी होती है, जबकि 60 to 70% जो डायबिटिक डेवलप होती है वो डायबिटिक फुट अल्सर, जो डायबिटिक फुट अल्सर डेवलप होती है वो न्यूरोपैथी होती है, जबकि 20 to 25% पेरिफेरल आर्टेरियल होती है। तो इंसिडेंस ऑफ डीएफयू मतलब होता है डायबिटिक फुट अल्सर कंटिन्यूअस टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड। ये कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है। और एक पॉइंट और बता दें तो डायबिटीज जो होती है ये जेनेटिक होती है, डायबिटीज ऑलमोस्ट जेनेटिक बीमारी है। 60 to 70% ऑफ दोज विद डायबिटीज विल डेवलप पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मैंने पहले बताया था, और लॉस सेंसेशन इन देयर फीट। और उसकी वजह से हमने कहा था जब न्यूरोपैथी हो जाएगा तो तुम उस एरिया पे सेंसेशन पाओ, उस एरिया से तुम्हें सेंसेशन नहीं मिलेगा। मत सेंसेशन मतलब झुंझुनाहट कह सकते हो या फिर सनसनी कह सकते हो कि तुम्हें वहां पे अगर चुटकी भी काटी जाए तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और लॉस सेंसेशन इन देयर फीट। up to 25% of those with diabetes will develop a फुट अल्सर। 25%, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि 1/4 लोग, जितने लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं उसमें से हर चौथा व्यक्ति फुट अल्सर से सफर कर रहा होता है। उसमें से हर चौथा व्यक्ति किससे सफर कर रहा होता है? फुट अल्सर से सफर कर रहा होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमारे घर में किसी को डायबिटीज हो जा रही है तो उसे कंट्रोल करके रखना है, उसे क्रॉनिक नहीं होने देना है, उसे ऐसे स्टेज पे नहीं आने देना है कि वो फुट अल्सर में चेंज होने लगे। आफ्टर अ मेजर एम्पुटेशन 50% ऑफ पेशेंट विल हैव देयर अदर लिम्ब एम्पुटेटेड विद इन 2 years। पैथोजेनेसिस की बात कर ले। पैथोजेनेसिस का मतलब ये है कि कैसे कैसे ये बीमारी बढ़ी, जैसे कि स्टार्टिंग क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा उन टिश्यूज में, और ये कैसे आगे एक अल्सर का रूप ले ली। तो सबसे पहले क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, मतलब क्रॉनिक जो हमारी शुगर लेवल था ये बहुत ज्यादा हाई हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई शुगर लेवल इन ब्लड। तो सबसे पहले क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, फिर नर्व डिस्फंक्शन होने लगे। एनएडीपीएच के कमी होने की वजह से, एनएडीपीएच के
डिक्रीज होने की वजह से, NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी कमी होने की वजह से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होने लगते हैं, हमारा सॉर्बिटॉल लेवल बढ़ जाता है जबकि मैग्नेस्ट्रॉल घट जाता है, जिसकी वजह से हमारी सोडियम की एटीपीएस क्या हो जाती है, घट जाती है। नॉन एंजाइमेटिक और एबनॉर्मलिटीज ऑफ नर्व ग्रोथ, हमारी नर्व्स में क्या होने लगती हैं, एबनॉर्मलिटीज ग्रोथ होने लगती हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जब भी डायबिटिक फुट अल्सर होता है तो ये न्यूरोपैथिक भी हो सकता है, वेस्कुलर भी हो सकता है और इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है। द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटिक फुट अल्सर हैज न्यूरोपैथिक, vascular and immune system component which also a based relationship with the hyperglycemia state of diabetes. Hyperglycemia produce oxidative stress on nerve cells and leads to neuropathy. पॉइंट बता दें हम क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को ना हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जब भी शुगर लेवल हाई हो जाता है तो जो उसके आर्टरी के ल्यूमेन होते हैं वो धीरे धीरे नैरो होने लगते हैं। वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे नैरो होने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन उस बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहां पे गैंग्रीन होने लगती है, जिसकी वजह से वहां का सेंसेशन मिलना कम हो जाता है। ठीक, एडिशनल नर्व डिसफंक्शन follows from glycosylation of nerve cells protein leading to further ischemia, और ischemia मतलब restriction of blood flow in blood vessels। जब भी ब्लड फ्लो जो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उसमें जब रिस्ट्रिक्शंस आने लगेंगे तो इस्कीमिया हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से भी इस्कीमिया हो सकता है। ठीक, न्यूरोपैथी की बात कर ले, अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है तो क्या होगा। अभी तक जो हमने बात किया, पहले तो ये बता दें, शायद तुम सबके सब सो गए, वो समझ में आ रहा है सभी को। अनीता यादव समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, यस मैम। ठीक। न्यूरोपैथी की बात कर ले तो ये कैसे कैसे बढ़ता होगा, कैसे कैसे अल्सर का रूप लेता होगा। ठीक है, तो हम क्या करते, इसमें क्या होता है, न्यूरोपैथी ऑटोनॉमिक भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। जब भी न्यूरोपैथी ऑटोनॉमिक होगा तो क्या होगा, बॉडी की स्वेटिंग कम हो जाएगी। बॉडी की जब स्वेटिंग कम होगी तो हमारी जो स्किन है वो ड्राई होने लगेगी। हाँ, जब भी ऑटोनॉमिक होगी तो हमारी जो बॉडी की स्वेटिंग है वो क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी, रेड्यूस्ड स्वेटिंग और वेस्कुलर इफेक्ट पड़ेगा। जब भी स्वेटिंग कम होने लगेगी तो हमारी स्किन ड्राई होने लगेगी। सेंसरी की बात कर ले तो पेनलेस ट्रॉमा, बोन चेंजेस, अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है सेंसरी तो पेनलेस ट्रॉमा, हमें अगर ट्रॉमा हो जाएगा तो हमें दर्द नहीं होगा। और ऑटोनॉमिक जो वेस्कुलर इफेक्ट है, पेनलेस ट्रॉमा, दोनों मिलकर चारकोड ज्वाइंट प्रोड्यूस करेंगे। बताएंगे अभी कि चारकोड ज्वाइंट होता क्या है। फिर क्या होगा, सेंसरी में ही बोन चेंजेस होने लगेंगे। और अगर मोटर की बात करें, न्यूरोपैथी मोटर की बात करें तो मसल्स एट्रोफी होने लगेगी। बोन चेंजेस और मसल्स एट्रोफी किस में चेंज होने लगेंगी, डिफॉर्मिटी में। और इसकी वजह से हमारे जो हमारे बॉडी पार्ट होगा, जैसे फुट है, वहां का एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट्स बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से कैलस स्टार्ट हो जाएगा। कैलस क्या होता है, एक सिंपली लैंग्वेज में बता दें तो कैलस जो होती है वो हमारी जो स्किन वहां की होती है वो थिक होने लगती है। वो क्या होने लगती है, थिक होने लगती है। तो वहां की जो एरिया होती है वो थिकेंड होने लगती है और वो जो है वो रिपीट करती है फ्रिक्शन और प्रेशर को, और फिर वो कैलस चेंज होने लगेगा अल्सर में, और अल्सर दिन दिन बढ़ता जाएगा इन्फेक्शन में। ठीक, तो न्यूरोपैथी तीनों टाइप से हो सकती है, ऑटोनॉमिक, सेंसरी और मोटर। ऑटोनॉमिक में रिड्यूस स्वेटिंग, वेस्कुलर इफेक्ट, जब भी स्वेटिंग कम होगी तो स्किन ड्राई होगी, वेस्कुलर इफेक्ट। और सेंसरी का जो पेनलेस ट्रॉमा हो रहा है ये दोनों मिलकर चारकोड जॉइंट में चेंज होते जाएंगे। बोन चेंजेस डिफॉर्मिटी में चेंज होगी, मसल्स एट्रोफी भी डिफॉर्मिटी में चेंज होगी, और एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे। एबनॉर्मल प्रेशर पॉइंट बढ़ने से कैलस बढ़ता जाएगा और कैलस से अल्सर में चेंज होता जाएगा, कैलस से अल्सर में चेंज होता जाएगा, और अल्सर की वजह से इन्फेक्शन,
आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की। जब भी हाई ब्लड शुगर लेवल होता है ना, तो ये ऑर्थोस्क्लेरोसिस को एक्सपेडाइटिस करती है। हाँ, ये ऑर्थोस्क्लेरोसिस को एक्सपेडाइटिस करती है। ऑर्थोस्क्लेरोसिस का एक मतलब हम बता दें क्या होता है। मैंने पहले कहा था, जब भी ब्लड शुगर लेवल हाई होता है ना, तो हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो आर्टरीज की जो ल्यूमेन है, ये धीरे 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 क्या होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं, जिसकी वजह से वहां तक ऑक्सीजन जाना, वहां तक न्यूट्रिशन जाना, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए उस बॉडी पार्ट तक, वो नहीं पहुंच पाते हैं, और ब्लड सप्लाई क्या होने लगती है, रिडक्शन होने लगती है फुट तक की। तो हाई ब्लड शुगर एक्सपेडाइटिस, ऑर्थोस्क्लेरोसिस, गिविंग पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द फुट। ठीक, और जब भी रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई होने लगेगा, तो वो धीरे धीरे गैंग्रीन में चेंज होने लगेगा, वहां पे इन्फेक्शन होता जाएगा, पहले तो नेक्रोसिस, फिर उसके बाद गैंग्रीन, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। Delivery of essential nutrients and oxygen to the food is compromised, leading to anaerobic infection and tissue necrosis, और वो आगे चल के इन्फेक्शन और टिश्यू नेक्रोसिस में चेंज होने लगेगा। तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की बात कर ले, तो ऑर्थोस्क्लेरोसिस होने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई फूड तक मिलना कम हो जाएगा, जो हमें न्यूट्रिएंट्स फूड तक जाने चाहिए वो नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से आगे वो नेक्रोसिस कॉज करते जाएगा। नेक्रोसिस का मतलब होता है अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स, अभी तक हमने ये कहा कि ये डायबिटिक फुट होता क्या है, ये कैसे कैसे बढ़ रहा है, ये कितने टाइप से हो सकता है। एक तो न्यूरोपैथिक हो सकता है, दूसरा हमारा पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में हो सकता है। फिर हमने कहा कि अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स मतलब होता है इसके साइन और सिम्टम। साइन मतलब मैं बता दूं एकदम इजी लैंग्वेज में, साइन मतलब जो दिख रहा होता है, जो जैसे अगर रेडनेस हो रही है तो वो हमें दिख रहा है। सिम्टम्स जैसे कि पेट, कि मुझे दर्द हो रहा है, वो मुझे फील हो रहा है, वो पेशेंट को फील होता है। तो जो चीजें दिख रही होती है वो साइन होती है, सिम्टम्स जो उसे आ रहे होते हैं। ठीक, तो चाहे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाए, चाहे डायबिटिक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो जाए, उन सब के कैरेक्टरिस्टिक इसी से हम करेंगे। या तो उसके स्किन कलर में चेंजेस हुए रहेंगे, हो सकता है उसकी स्किन की कलर येलो हो जाए, और हो सकता है उसकी स्किन की कलर पिंक हो जाए, गुलाबी भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि किसमें गुलाबी हो रहा है और किसमें येलो हो रहा है। ठीक, तो डायबिटिक अगर न्यूरोपैथी हो रहा है तो उसमें हमारी स्किन कलर जो होगी वो येलो हो जाएगी, जबकि जब आर्टेरियल को इन्फेक्टेड कर देगी, जब गैंग्रीन की जब पेरिफेरल हो जाएगी तो उसमें पिंक हो जाएगी। ठीक है, चेंज इन स्किन कलर, चेंज इन स्किन टेम्परेचर, हो सकता है हाइपरथर्मिया हो सकता है हाइपोथर्मिया, मतलब हो सकता है टेम्परेचर किसी में बढ़ा हो सकता है टेम्परेचर बिल्कुल घटा हो। तो हमें इसमें भी केयर करना है कि अगर टेम्परेचर घटा हुआ है तो कौन सा अल्सर है, और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो कौन सा अल्सर है। ये पहचानने का बहुत इजी तरीका है, एक तो कलर, दूसरा टेम्परेचर, ये बहुत ही इजी है। पेन, पेन की बात कर ले, हो सकता है एक पेनफुल हो और एक हो सकता है पेनलेस हो सकता है उसमें दर्द हो रहा हो सकता है उसमें ना हो, क्योंकि हमने बताया था सेंसरी में कि पेनलेस ट्रॉमा होता है, उसमें दर्द होता ही नहीं पेशेंट को। ठीक, फिर इसके बाद कैलस की बात कर ले, उसमें कैलस हो रहा है कि नहीं, उसमें अल्सर हो रहा है कि नहीं, अल्सर का रूप ले रहा है कि नहीं, पसेस आ रहे हैं कि नहीं, चारकोट जॉइंट में चेंज हुआ है कि नहीं। जब भी चारकोट जॉइंट की बात कर ले, अल्सर पसेस तो सबको पता है, चारकोट जॉइंट की बात कर ले, इसमें क्या होता है, जो हमारा बोन है ये इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि ये फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो डिसलोकेशन होना बोन का भी चारकोट जॉइंट कहलाता है। अब हम क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे न्यूरोपैथिक फुट का। अगर न्यूरोपैथिक फुट अल्सर हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। पहले ये तो कॉमन सिम्टम्स थे जो हमने बताया अभी तक, चाहे न्यूरोपैथिक हो चाहे पेरिफेरल हो, दोनों में सिम्टम्स यही आने, उसके कैरेक्टरिस्टिक यही होने हैं, बस एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा, एक का कलर दूसरा होगा दूसरे का कलर दूसरा होगा, लेकिन जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होंगे। ठीक, तो अगर न्यूरोपैथिक फुट की बात करें तो द फुट डिमेंस्ड इट इनवेरिएबली वार्म, मतलब जो हमारा फुट होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा,
फुट हमारा गर्म होगा अगर न्यूरोपैथिक है। अगर तुम्हारे घर में किसी को भी, तुम्हारे पड़ोस में या तुम्हारे घर में किसी को भी हो रहा है और तुम्हें ये चीजें पता चल रही है, तो तुम खुद से इस चीज के बारे में असिस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन खुद से इस चीज के समझ सकते हो कि इसे इन्हें कौन सा फुट अल्सर हो रहा है। तो इनवेरिएबली वार्म, गर्म हो सकता है विद इंटैक्ट, ऑफन बाउंडिंग पल्सेस। ऑफन बाउंडिंग पल्सेस मतलब जो वहां की पल्सेस आ रही है वो बहुत तेज आ रही है, तेज धड़कन हो जाना। ठीक, अल्सर की बात कर ले तो अल्सर अक्सर क्या होगा, प्रोसीड हो जाएगा कैलस में। कैलस मतलब मैंने पहले ही बताया कि थिक एंड स्किन, स्किन की जो लेयर है ये बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, मतलब एक तरीके से जैसे छाले पड़ जाते हैं पैरों में। तुम सभी जानते होगे, सभी लोग हिंदी मीडियम से हो, कुछ इंग्लिश मीडियम से, जैसे छाले पड़ जाते हैं मोटे मोटे, उस तरीके से हम कैलस कहते हैं। कैलस फॉर्मेशन, अल्सर कैन बी सेकेंडरीली इन्फेक्टेड, और सेकेंडरीली वो जाके अल्सर में चेंज हो सकता है। क्विकली यूज टू सेलुलाइटिस हो सकता है, सेलुलाइटिस और एब्सेस का फॉर्मेशन कर रहा हो और ऑस्टियोमाइलाइटिस में चेंज हो। सेलुलाइटिस की बात करें, जब डीपली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। जब डीपली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। एब्सेस फॉर्मेशन होने लगता है और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब हमारे बोन में क्या होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है, हमारी बोन भी उसकी वजह से इन्फेक्टेड होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है उसमें। सेप्सिस में कॉम्प्लिकेट रिजल्टिंग इन गैंग्रीन, और वहां पे हो सकता है सेप्सिस हो जाए जो कि गैंग्रीन को रिजल्ट करने लगेगा। वहां जब गैंग्रीन हो जाएगी तो वो पूरा पैर जहां पे अल्सर हो रहा है, जहां पे अल्सर बढ़ रहा है, वो पूरा का पूरा नीला पड़ जाएगा या काला पड़ जाएगा। क्योंकि जब जब कहीं पे भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तुम लोग खुद से देखोगे, कभी कभार हम हाथ बांध लेते हैं तो वो एरिया क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। रीजन यही होता है कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। जब भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, गैंग्रीन। लेकिन वो गैंग्रीन का पूरा नहीं होता, यहाँ पे गैंग्रीन में चेंज होने लगेगा। अब हम इस्केमिक की बात कर ले, जो हमने कहा था, तो जब भी न्यूरो इस्केमिक फुट होगी तो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसकी पल्सेस अब्सेंट होंगी। ठीक, और जो फुट होगा वो वार्म नहीं होगा, वो गर्म नहीं होगा, बल्कि वो ठंडा होगा, वो काफी ठंडा होगा, ठंडा पैर होगा। लीजन ऑन द मार्जिन ऑफ द फुट एंड टिप ऑफ द टोज। लीजन जो मार्जिन होगी वो मेनली टिप ऑफ द टोज और फुट में होगी। अक्सर मैं एक बात बताऊं, जब भी फुट अल्सर होता है ना, वो सोल ऑफ द स्किन पे ही होता है, जो हमारा पैर का तलवा होता है वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अल्सर होने के। ठीक, इट गैंग्रीन में भी प्रेजेंट हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है नहीं, गैंग्रीन हो जाती है आगे चल के, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं सही से ले रहे होते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं फिर भी ऐसे होने के चांसेस रहते हैं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं। मेनली हमें जब भी डायबिटीज होती है तो उसका मेन इलाज देखा जाए तो लाइफ स्टाइल चेंज करना ही होता है। ठीक, इट इज एसेंशियली आइडेंटिफाई क्रिटिकल इस्केमिया। पिंक कैरेक्टरिस्टिक, उस जो पैर होगा वो पिंक हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। पेनफुल होगा, जबकि न्यूरोपैथिक पेनलेस था, ये पेनफुल होगा। पल्सलेस होगा और कोल्ड फुट होगा, पैर बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। तो न्यूरोपैथिक और इस्केमिक फुट में हमें दो चीजें क्लियर करनी है, वो वार्म होगा, न्यूरोपैथिक में गर्म होगा, जबकि इस्केमिक में क्या होगा, ठंडा होगा। इस यहाँ हमारा जो पैर का कलर है वो पिंक होगा, जबकि उसमें येलो हो जाता है। यहाँ पैर ठंडा होगा, वहां पे गर्म होगा। ये उसमें क्या होगा, कैलस के बाद एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें गैंग्रीन में आगे बढ़ता जाएगा, प्रोसीड कर जाएगा गैंग्रीन को। अब हम चारकोट आर्थ्रोपैथी की बात करें तो प्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल system that is characterized by joint dislocation, pathological fracture and debilitating deformities। तो इसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। चारकोट फुट की बात कर ले तो मोर ड्रामेटिक, लेस कॉमन 1%, सीवियर नॉन इन्फेक्टिव बोनी कोलैप्स विद सेकेंडरी अल्सरेशन। ये क्या होता है, जब अल्सर बढ़ता जाता है तो ये हमारे बोन को भी इन्फेक्ट करने लगता है और हमारा बोन भी इन्फ्लेम्ड होके उस अल्सर की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उसे भी कट करना पड़ता है।
इसके लिए भी 2 थ्योरीज आई थी, न्यूरोट्रोमैटिक की और न्यूरोवेस्कुलर की है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डायबिटिक फूड की क्लासिफिकेशन बहुत सारी वर्किंग ग्रुप ने किया है, तो हम इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप की बात करेंगे। On the basis of the scientific literature and expert opinion, 5 categories was identified which were considered the most relevant items for research project in diabetic foot ulcer. पहला परफ्यूजन। परफ्यूजन मतलब passes of fluid, ठीक, passes of fluid कैसा हो रहा है। एक्सटेंट की बात करने की, कितनी एरिया तक हो गया है। पेडीज एक इसका शॉर्ट फॉर्म है। हम पेडीज पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना डीपली हो चुका है, कितना इन्फेक्टेड हो चुका है डायबिटिक फुट अल्सर। तो पहला तो हम फ्लो ऑफ फ्लूइड देखते हैं, दूसरा हम एरिया देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं कितनी गहराई तक हो चुका है, चौथा इन्फेक्शन का रेट क्या है, पांचवा सेंसेशन वहां से मिल रहा है या नहीं, ही वहां का सेंसेशन गायब हो चुका है। हिस्ट्री टैगिंग की बात करें, जब भी कोई डायबिटिक फुट का पेशेंट होगा तो ऑफकोर्स उसे डायबिटीज होगी ही, लेकिन हमें ये चीज जानना होता है कि उनकी एज कितनी है, मोड ऑफ ऑनसेट क्या है। बेयर फुट वॉकिंग, बेयर फुट वॉकिंग मतलब नंगे पैर चलना, ठीक, नंगे पैर तो नहीं चलते, और अगर नंगे पैर चलते हैं तो कहाँ चलते हैं, उनके साथ और सारी प्रॉब्लम। पैरास्थीसिया, पैरास्थीसिया की बात कर ले, झुंझुनी तो नहीं होती। जैसे हम लोग क्या होता है, कभी कभी हाथ पैर दबा के बैठ जाते तो झुंझुनी होती है ना सबको, तो समझ में आ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर एक ही जगह बैठे रह जाते हैं तो हमारे पैर में झुंझुनी हो जाती है, तो हम पैरास्थीसिया की बात करेंगे। प्रगति गौर समझ में आ रहा है। तो क्लॉडिकेशन पेन, क्लॉडिकेशन पेन मतलब अकड़न दर्द, अकड़न भरा दर्द, मतलब अकड़ के तो पैर दर्द नहीं हो रहा। फीवर, फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कब से हुआ है, और कंट्रोल्ड हुआ था कि अनकंट्रोल्ड हुआ था, कंट्रोल हुआ था या फिर अनकंट्रोल्ड हुआ था। दूसरा चीज ट्रीटमेंट हिस्ट्री, क्या क्या दवाइयां इनकी चली हैं, कब से दवाइयां चली हैं, और इम्पोटेंसी, और क्या क्या इनमें इम्पोटेंसी आई थी, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अब हम जांच की बात करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम उसी बेस्ड पर करेंगे कि कैसा अल्सर प्रोग्रेस हो चुका है, गैंग्रीनस मोड पे है, नेक्रोसिस है, या अभी खाली अल्सर ही है, या अभी स्टार्टिंग ऑफ अल्सर है। इस पे हम डिपेंड करेंगे कि हमें उसका कैसे एग्जामिनेशन कराना है। तो अल्सर अगर मल्टीपरफरेंट अल्सर हो गया है, मतलब बहुत क्रॉनिक स्टेज अल्सर की चल रही है, तो हम उसमें देखते हैं कि उसका साइज क्या है, शेप क्या है, मार्जिन क्या है, फ्लोर क्या है, सराउंडिंग स्किन का कलर कैसा है, सराउंडिंग स्किन कितनी इन्फेक्टेड हुई है। बेस देखते हैं, हो सकता है वो बोन को भी इन्फेक्ट कर रहा हो। फाउल स्मेल, फाउल स्मेल मतलब गंदी स्मेल, ठीक, ऐसा तो नहीं जो उसे अल्सर हुआ है वहां से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। लोकल एनेस्थीसिया ऑफ स्किन, ठीक। नंदिनी पांडे समझ में आ रहा है बेटा? मैम आ रहा है मैम, वॉइस नहीं आ रही, कट कट क्या आ रही है। बेटा आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, तो माइक ऑफ, प्रगति माइक ऑफ कर दो। तो गैंग्रीन की बात करें तो गैंग्रीन हमने पहले बताया कि गैंग्रीन होता क्या है। अगर गैंग्रीन में चेंज हो चुका है, अगर अल्सर हमारा गैंग्रीन हो चुका है, वो एरिया हमारी गैंग्रीन हो चुकी है, तो क्या होगा, यूजुअली वेट होगा, गीला होगा, 4 फुट लेग होगा, एडिमा होगा, फाउल स्मेल, गंदी स्मेल, स्किप लेजर, नो लाइन ऑफ डिमार्केशन, बोन में भी एक्सपोज्ड हो सकता है, बोन एक्सपोज्ड हो गया हो सकता है बोन इन्फेक्ट हो गया हो। सेलुलाइटिस, डिफ्यूज डर्मेटल या फिर स्वेलिंग, ठीक। सेलुलाइटिस मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, ठीक। सेलुलाइटिस मतलब डीपली इन्फेक्शन, डीपली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक। रीजनल एग्जामिनेशन, डिफॉर्मिटी ऑफ फूड, हायरार्की, लोकल एनेस्थीसिया चेक करेंगे, रीजनल पल्सेशन पोस्टीरियर टिगल और डार्सल बॉडीज से, लिम्फेडिनोपैथी देखेंगे, लोकल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देखेंगे, लोकल फ्रैक्चर देखेंगे, हम ये सारी चीजें चेक करेंगे।
और इवोल्यूशन ऑफ डायबिटिक फुट, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फुट हुआ है, डायबिटिक फुट अल्सर हुआ है, तो हम उसका यूरिन चेक करेंगे, यूरिन का टेस्ट कराएंगे जिसमें हम शुगर एसीटोन का चेकअप करेंगे, एफबीएस करेंगे, फास्ट ब्लड शुगर जो हम खाना खाने से पहले कराते हैं, और टीबीएस कराएंगे, पोस्ट पेडल्स ब्लड शुगर कराएंगे। लोकल की बात करने की जो हम रेडियोलॉजी में कराते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन को देखने के लिए, इन्फेक्शन के देखने के लिए, या गैंग्रीन हो चुकी है, जब हमारी कितनी ब्लड वेसल्स इन्फेक्ट हुई हैं, कहां तक ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, इसके लिए हम डॉपलर कराते हैं। ठीक, मेनली ब्लड वेसल्स के लिए हम डॉपलर कराते हैं, और डॉपलर जो होती है ये यूएसजी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक, अल्ट्रासाउंड में डॉपलर किया जाता है, डुप्लेक्स भी उसी पे बेस्ड होता है, डुप्लेक्स भी यूएसजी होती है। ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीमेट्री कराते हैं, वहां की स्किन का क्या कराते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस वहां की स्किन का चेकअप कराते हैं। एमआरआई कराते हैं, एमआरआई बहुत बेस्ट होता है, एमआरआई जो होती है बहुत बेस्ट होती है। रीजन ये होती है, जब हम एमआर कराते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, एमआरआई हमने बताया, जब हम एमआरआई करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, तो हमें छोटी सी छोटी वेसल्स तक बिल्कुल क्लियर दिखती रहती है, और उसकी सराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसकी भी बहुत अच्छी से इमेज आ जाती है, जिसकी वजह से उसका डायग्नोसिस बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक, एंजियोग्राफी। स्टेज ऑफ फुट अल्सर, अब हम पॉइंट पे आए हैं, अभी तक तो हमने थ्योरी पढ़ी। ठीक, अब हम पॉइंट पे आए हैं, पॉइंट पे मतलब अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे अल्सर बढ़ रहा है। ठीक, पहले मैंने कहा था कि जब डायबिटिक फुट अल्सर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो पहले एक तो नॉर्मल पैर, फिर हम देखेंगे किसमें सुपरफिशियली अल्सर बढ़ रहा है, किसमें अल्सर डीप हो गया है, फिर कौन सा अल्सर बोन को इन्फेक्ट कर रहा है, कौन सा अल्सर जाके गैंग्रीन में चेंज हो गया है, और गैंग्रीन की वजह से पूरा का पूरा पैर चेंज हो गया है। तो ये नॉर्मल फुट है जैसे कि हम लोगों का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यहाँ पे देख रहे हो तुम सभी कि ये रेडनेस हुई है, ये देख रहे हो अल्सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपरफिशियली अल्सर स्टार्ट हो रहा है। जब भी किसी भी पेशेंट को डायबिटिक फुट अल्सर हो जाए, उसमें एक चीज बड़ा केयर करना चाहिए, किसी भी पेशेंट को फुट अल्सर भी ना हुआ हो, अगर डायबिटिक हुआ है और क्रॉनिक हुआ है, एक चीज का जरूर केयर करना है कि हमें नंगे पैर कभी चलना ही नहीं है, और अगर शूज भी पहनना है तो बड़ी केयरफुली पहनना है, तो उसके अंदर कुछ हो ना। ये पॉइंट देख रहा है, ये डीप अल्सर हो गया है, यहाँ पे अल्सर बढ़ता गया है, ये ऑस्टियोटाइटिस है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा अल्सर बढ़ के ये बोन को इन्फेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बोन को इन्फेक्ट कर रहा है। स्टेज 3 पे तुम लोग देखो, स्टेज 4 पे सभी लोग देखो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे गैंग्रीन में चेंज होता जा रहा है। यहाँ देख लो इनके टोज जो है वो कैसे दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो पहले नॉर्मल सुपरफिशियली अल्सर हुआ, फिर डीपली अल्सर हुआ, फिर जाके क्या हो गया, बोन को भी इन्फेक्ट करने लगा, इतना अंदर तक चला गया, अल्सर बढ़ गया, अल्सर इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, और यहाँ पे इन्फेक्शन रेट बढ़ने के बाद ये गैंग्रीन में चेंज होने लगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होना बंद होने लगा, और ये पार्शियली गैंग्रीन होने लगी फुट, जो कि टोज तुम लोग देख रहे हो। स्टेज 5 पे आप सभी देखो कि पूरी तरीके से पैर हमारा क्या हो गया है, गैंग्रीनस हो गया है, पूरी तरीके से पैर काला पड़ चुका है। ठीक, तो ये सब कोई समझ गया। अग्रिमा गुप्ता, ये समझ में आ गया स्टेज। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इसे सबको क्लियर करना है, ये ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल, फिर सुपरफिशियली अल्सर, फिर क्या हो रहा है, अल्सर डीप होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे तो इतना बढ़ गया कि बोन को भी इन्फेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जब बोन भी इन्फेक्ट हो गई थी उसके बाद ये पार्शियली गैंग्रीन बनता गया, और उसके बाद क्या हुआ, गैंग्रीन पूरे पैर में फैल गया। इनका पूरी तरीके से जो फुट था वो पूरी तरीके से नीला पड़ गया या फिर काला पड़ गया। ठीक, ये क्लासिफिकेशन और स्टेजिंग यहाँ भी वही दिया गया है। सभी लोग इस इमेज को जरूर देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे समझ पाओगे कि जब भी किसी पेशेंट को फुट अल्सर हो जाता है तो उसे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। देख रहे हो ये नॉर्मल पैर है, जबकि ये हाई रिस्क पे पैर आने लगा। ये थोड़ा सा उन्हें देखो चोट लग गया है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी
जो यहाँ की स्किन है वो इन्फेक्टेड होते जा रही है और ये अल्सर सभी देख रहे हो कि बढ़ चुका है। ये अल्सर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये एरिया देख रहे हो ये रेड हो गया है, बगल बगल की स्किन हमारी येलो हो गई है। ये सेलुलाइटिक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो स्किन है ये पूरा टफ हो चुकी है, ये स्किन थिक हो चुकी है, मोटी हो चुकी है और ये रेडनेस देख रहे हो। फिर यहाँ पे ये नेक्रोटिक होती जा रही है, अनप्रोग्राम टिश्यू डेथ होने लग रही है, सेल्स डेथ होने लग रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे देख रहे हो ये नेक्रोटिक चेंज हो रहा है और ये मेजर एम्पुटेशन हो गया इनका। ठीक, तो ये इनमें सभी लोग देखो ये क्लिनिकल कंडीशन आती है और एकदम ऐसे ही पेशेंट आते हैं जैसा तुम सभी ये देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनको फाइनली अपना पैर गंवा देना पड़ता है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा केयर करना है। यहाँ पे भी देख सकते हो, फिर से ये देखो अल्सर हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पे देख रहे हो ये 4 फुट में हुआ है, सॉरी 4 लेग में हुआ है ये अल्सर। यहाँ पे ये सोल में हुआ है, ये सोल की वजह से टोज इनका कट गया है, टोज से लेके पीछे फिट तक। और आगे ये देख रहे हो ये टोज एरिया में फिर से क्या हुआ है, अल्सर हुआ है। तो डायबिटिक फुट अल्सर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा केयर करने वाली बीमारी है, अदरवाइज पेशेंट अपना पैर गंवा देता है। ठीक, रिस्क फैक्टर की बात कर ले तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकता है, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अगर हम ग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो हो जाएगा। ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने से डायबिटिक न्यूरोपैथी, प्रीवियस फुट अल्सरेशन या एम्पुटेशन, अगर इससे पहले कभी फुट अल्सर हुआ है, हमने एम्पुटेशन करा रखा, उसके बाद भी फुट अल्सर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अब मैनेजमेंट की बात कर ले तो सबसे पहले रिलीफ ऑफ प्रेशर देंगे। ठीक, दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी आवाज नहीं जा रही है लग रहा है, तो रिलीफ ऑफ प्रेशर, सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक ठीक, समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब ठीक ठीक, सबको माइक ऑफ कर लो, थैंक यू। ट्रीटमेंट की बात करेंगे, अल्सर ट्रीटमेंट की। तो रिलीफ ऑफ प्रेशर, जो हमारा प्रेशर है, जो हमारे फुट पे प्रेशर पड़ रहा है, हम पहले उस पर रिलीफ देना चाहेंगे। रिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन परफ्यूजन, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे देंगे, मेटाबॉलिक कंट्रोल, लोकल वुंड केयर, वुंड मतलब सभी लोग जानते हो मतलब घाव। ठीक, हम उसकी केयर कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शन ऑफ, हमें उसकी केयर करनी है, सॉरी, इंस्ट्रक्शन ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव, हम पेशेंट्स को और उसके जो साथ में रिलेटिव आए हैं हम उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उन्हें क्या क्या एडवाइस देंगे कि पेशेंट किस तरीके से खुद की केयर कर सकता है या आप पेशेंट की केयर कर सकते हैं। डिटरमाइन ऑफ कॉज एंड प्रेजेंट रिकलेशन, और हम क्या करेंगे, उसका कॉज क्या था और इस टाइम पेशेंट की स्थिति क्या है, हम उस चीज पे केयर करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। जब किसी पेशेंट को अल्सर हो जाता है, जब किसी पेशेंट को अल्सर हो जाता है ना, तो उसके लिए कुछ बूट्स बनाए गए हैं जिससे वो उस इन्फेक्शन रेट को कम कर सकता है, उस इन्फेक्शन को बढ़ने से बचा सकता है और अपने पैर की केयर कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बूट्स दिए गए हैं और हमने कुछ को डिफाइन भी किया है। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप के बूट्स आते हैं मेनली डायबिटिक फुट अल्सर के पेशेंट्स के लिए। ठीक, यहाँ पे एक TCS लिखा गया है, टोटल कॉन्टेक्ट कास्ट, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ये ऑफलोडिंग होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट अपने पैर को इन्फेक्शन से बहुत ही इजिली बचा सकता है। तो एडवांटेज ऑफ TCC की बात कर लें, जो टोटल कास्ट, जो ये इमेज तुम लोगों ने देखी, ये देख रहे हो, इसके पहनने से एडवांटेज क्या क्या है। तो ऑफलोडिंग द फुट मेनली द एंटीरियर एस्पेक्ट, आगे की तरफ, प्रोटेक्ट द फुट फ्रॉम इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से फुट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हेल्प इन रिड्यूस और कंट्रोल एडिमा, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एडिमा बढ़ता जा रहा है हम उसे उसी पे कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। हम बहुत इससे
हमारे उस इन्फेक्शन को, उस अल्सर को, उस एडिमा को बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से एक दूसरा ये है रिमूवल कास्ट वॉकर, इसका नाम है रिमूवल कास्ट वॉकर। ये भी डायबिटिक फुट अल्सर पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है। रीजन ये है, इसे हम इजिली पहन सकते हैं, इजिली उतार सकते हैं, इजिली हम पहन के कोई भी काम कर सकते हैं। तो लिखा है इजिली रिमूव्ड फॉर सेल्फ इंस्पेक्शन ऑफ द वुंड। हम इसे जहां पे वुंड हुआ है, जहां पे घाव हुआ है, वहां से इजिली खुद से निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। easier to do activities such as bathing, sleeping comfortably। हम नहा सकते हैं, सो सकते हैं और इसे कंफर्टेबली पहन के। कैन बी यूज्ड फॉर इन्फेक्टेड वुंड, जो भी हमारा वुंड जो इन्फेक्टेड है हम उसके लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। एंड कैन बी यूज्ड फॉर सुपरफिशियली अल्सर, अगर किसी को सुपरफिशियल अल्सर हुआ है, क्योंकि मैंने पहले बताया था एक सुपरफिशियल अल्सर होगा, फिर डीप होगा, फिर बोन तक पहुंचेगा। तो हम इस रिमूवल कास्ट वॉकर को, ये जो रिमूवल कास्ट वॉकर है सभी देख रहे हो, हम इसे क्या कर सकते हैं, किसी भी जो सुपरफिशियली अल्सर है हम उसमें भी इसे पहन सकते थे। पीसीएस को जो इससे पहले हमने देखा, ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से और वुंड से, एडिमा से, ये भी प्रोटेक्ट करता है। ये इजिली रिमूवल होता है और इजिली हम इसे कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं और वुंड जो इन्फेक्टेड है उससे भी ये बचाता है। ये है स्पोर्च कास्ट वुंड, ये मेनली बनाया गया है, ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक, बहुत ही लाइट वेट का होता है। ये खाली टो से लेके एंकल तक की एरिया को कवर करता है और ये वेल पैडेड होता है, फाइबर ग्लास कास्ट होता है, ठीक, ये बहुत ही हल्का होता है। अब जिस पेशेंट को अल्सर हो गया है हम उसे एडवाइस क्या क्या देंगे? सबसे पहला एक पॉइंट मैं अभी से बता दूं, इसमें जो लिखा है वो तो लिखा ही है। पहला पॉइंट ये है, जब भी किसी पेशेंट को चोट लग जा रही है या फिर उसे थोड़ा सा भी कुछ भी चुभ गया तो उसे सिंपली जो सोप यूज करता है, जो वो साबुन यूज करता है, उसका घोल बना के जाके उससे पहले अपना पैर को क्या करे, धुल ले और एक साफ कपड़े से उसे पोंछ के फिर उसे क्या करे, एक जो सॉक्स हो उसका साफ हो, फिर उसे वो पहने और फिर शूज पहने या उसे कुछ देर तक खुला छोड़े। जब भी किसी पेशेंट को फुट अल्सर हो जाए तो अपने हाथ से अपने नेल ना काटे, अगर वो अपने हाथ से नेल काट रहा है तो इतना केयरफुली वो नेल कट करे कि उस नेल काटते समय कुछ और ना कट जाए, बगल में उसकी स्किन ना कट जाए, अदरवाइज वो बढ़ता हुआ अल्सर में चेंज हो जाएगा। तो जिसको भी डायबिटीज है अपने सभी घरों में इस चीज का केयर करोगे। अब आप सभी, क्योंकि आप सभी बड़े हो चुके हो, तो जो भी पेशेंट होंगे हम उन्हें एडवाइस करेंगे, इंस्पेक्ट योर फीट डेली, वॉश योर फीट इन ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक मतलब हल्का गुनगुना पानी, ठीक, ल्यूक वार्म वाटर। बी जेंटली व्हेन बाथिंग योर फीट, बहुत ही आराम से अपने पैर को धुलना है। मॉइस्चराइज योर फीट, हमारे जो पैर है उसे क्या करना है, उसमें मॉइस्चराइजर कुछ ना कुछ लगाना है, बट नॉट बिटवीन योर टोज, बट जो टोज की जो फिंगर्स के बीच में जगह होती है इसमें नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगाना है, सुपरफिशियली लगाना है। कट नेल्स केयरफुली एंड स्ट्रेट अक्रॉस, नेवर ट्रिम कॉर्न एंड कैलस, वियर क्लीन ड्राई सॉक्स, क्योंकि इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा सॉक्स से और गंदे सूज से बढ़ता जाता है। तो हमें जब भी पहनना है क्लीन, साफ सुथरा और सूखा हुआ सॉक्स पहनना है। टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज, और अपने डायबिटीज का केयर करते रहना है। स्मोकिंग नहीं करनी है। पहला पॉइंट बता दे रहे हैं, किसी को भी डायबिटीज हो जाए, किसी को भी घर में डायबिटीज है, उन्हें कुछ ना करो ना, अगर उनके पास कोई काम नहीं ना, उन्हें दूध लाने भेज दो, साइकिल से जाए वो दूध लेके आए, जिनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि मॉर्निंग का जो वर्कआउट नहीं, मॉर्निंग की जो लाइफस्टाइल है, जो वॉकिंग है, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा और हमारी बॉडी को मूवमेंट कराते रहना है, जिससे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती ना जाए। मतलब डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ये सारे प्रोसेस देखने पड़ेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी, अगर हम मेडिकली बात करें तो मेडिकली हम
कुछ दवाएं देते हैं। सबसे पहले तो ग्लाइसीमिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, बेड रेस्ट देते हैं उस पेशेंट को, एंटीबायोटिक देते हैं इंट्रावेनस के थ्रू, और कुछ थेरेपीज होती हैं जैसे हम ऑक्सलिन चलाते हैं, फ्लुक्सॉक्सलिन चलाते हैं, मेट्रोनिडाजोल चलाते हैं। ये सारी मेडिकली मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। तो ग्लाइसीमिया तो हम मेंटेन करेंगे ही। अब ग्लाइसीमिया मतलब आप सभी जान ही गए होंगे, मतलब शुगर हो जाना, जैसे कि आप सभी डायबिटीज हो जाना। ठीक, हम उसे कंट्रोल करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं और कुछ थेरेपीज देते हैं, मेडिसिन देते हैं। सर्जिकल डेब्रिडमेंट भी करते हैं टू ड्रेन पस एंड एक्सेस कैविटी। जहां पे अल्सर हो गया है, जो वहां पे पस आ रहा है, हम उसे ड्रेन कराते हैं, हम उसे बाहर की तरफ निकालते हैं, और एक्सेस को रिमूव ऑल नेक्रोटिक एंड इन्फेक्टेड टिश्यू। जितना भी टिश्यू आपने सभी देखा होगा अभी इमेज में, जो नेक्रोटिक हो जाती है, हम उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं कट करके सर्जरी के थ्रू। ठीक, फुट अल्सर मैनेजमेंट, तो हाइड्रोसर्जिकल डेब्रिडमेंट भी एक है, एक ऑटोलिटिक डेब्रिडमेंट है, अल्ट्रासोनिक डेब्रिडमेंट है। जो हाइड्रोसर्जिकल डेब्रिडमेंट है, इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड बाय क्रिएटिंग ऑफ हाई एनर्जी कटिंग बीम बाय फोर्सिंग वाटर और सलाइन इनटू नोजल। जो नोक है उस पे हम क्या करते हैं, वाटर का फोर्स से या सलाइन को क्या करते हैं, देते हैं। ऑटोलिटिक डेब्रिडमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट यूजेस अ मॉइस्ट वुंड ड्रेसिंग टू सॉफ्टन एंड रिमूव डिवेटलाइज्ड टिश्यूज। हम इसमें क्या करते हैं, उस वुंड की ड्रेसिंग करते हैं, और जो टिश्यूज होती है, जो डिवेटलाइज्ड टिश्यू होती है, हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। अल्ट्रासोनिक डेब्रिडमेंट की बात करें तो डायबिटिक फुट की केयर करते हैं। हमें कभी नंगे पैर नहीं चलना है, खास करके जब हम डायबिटीज पेशेंट हो, खास करके जब हम डायबिटिक पेशेंट हो। सीरियस कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें तो नियरली a quarter of people मतलब 1/4, ठीक, a quarter of people with diabetes will develop a diabetic foot ulcer। हमने ये लाइन पहले भी बोली थी और अभी भी बोल रहे हैं। घर में किसी को भी डायबिटीज हो या अड़ोस पड़ोस में किसी को भी डायबिटीज हो तो उसे बचा के रखना है, क्योंकि हर एक डायबिटीज पेशेंट में से हर एक चौथा व्यक्ति डायबिटिक फुट अल्सर से सफर कर रहा होता है, और हर 30 सेकेंड पे डायबिटिक फुट अल्सर की वजह से एक पैर खोया जाता है वर्ल्ड में। डायबिटिक पेशेंट विद DFU मतलब डायबिटिक फुट अल्सर आर एट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड रिस्क फॉर एम्पुटेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ। और जो एम्पुटेशन है वो बढ़ता जाता है और हमारे पैर को अल्सर बढ़ता जाता है और हमें एम्पुटेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट अपने लाइफ को खो देते हैं, अपनी जिंदगी को खो देते हैं। कंक्लूजन, मेनी फुट प्रॉब्लम कैन बी प्रिवेंटेड एंड ऑल diabetic aware of the potential problem of foot damage. Every patient should be issued with the information containing straightforward safety instruction. Close coordination between the podiatrist, एक वर्ड आया podiatrist, इस पे सबको केयर करना है। podiatrist मतलब खास करके जो डायबिटिक फुट अल्सर के डॉक्टर होते हैं, हम उन्हें podiatrist कहते हैं। ऑर्थोटिक्स, नर्स, फिजिशियन एंड सर्जन इज वाइटल इन द केयर ऑफ द डायबिटिक फुट। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो मेनली ये पढ़ा, फाइनली स्लाइडें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि जब भी कोई बीमारी हो तो हमें 4-5 चीजों की जरूर नोटिस करनी होती है कि ये है क्या, इससे होगा क्या और इससे हुआ क्या, और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, इसकी केयर कैसे करनी है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो ये पॉइंट था। इसके स्टेजेस आप सभी ने देखे कि कैसे गैंग्रीन, कैसे नेक्रोसिस, कैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, एब्सेस, पस, और फिर फाइनली एम्पुटेशन, पैर को काट दिया गया। तो जब भी किसी को भी डायबिटीज पेशेंट को, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या फिर किसी को डायबिटिक फुट अल्सर हो चुका है, तो अपने पैर को अपने चेहरे की तरह केयर करें। अपने पैर को कैसे केयर करना है, अपने चेहरे की तरह। जैसे हम लोग अपने चेहरे को अच्छा बना के रखते हैं, सेम ऐसा हमें अपने पैर को करना होगा। पेशेंट को हमेशा इस चीज का ध्यान दिलाना होता होगा कि दिलाते रहना है
कि वो अपने पैर को गीला ना छोड़े, अपने पैर को किसी गंदी जगह पे ना रखे, अपने पैर को किसी भी ऐसी चीजों से कट ना करे कि उसका पैर कहीं भी कट जाए, पैर ही नहीं कोई भी बॉडी पार्ट जो भी डायबिटिक पेशेंट है। और वो जो भी कपड़े पहने वो सूखे कपड़े पहने, सॉक्स पहने सूखे पहने, जो शूज है उसे एक बार चेक कर ले अंदर कोई कंकड़ तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं जो उसे चुभ सकता है। चप्पल जब भी पहने वो स्लीपर को एक बार चेक करे फिर पहने। ऑलमोस्ट किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क, किसी को कुछ भी पूछना है। मैम अगर कोई मतलब डायबिटीज पेशेंट है, वो चल रहा है बिना चप्पल के और अचानक से कुछ टूट गया तो फिर उसे शायद बेटाडीन नहीं लगाना चाहिए ना? नहीं, हाँ पॉइंट। कभी भी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हम बेटाडीन कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेटाडीन जो होता है वो इन्फेक्शन के साथ साथ बगल के टिश्यूज को भी क्या कर देता है, डेथ कर देता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। बेटाडीन कभी नहीं यूज करना है। जब भी किसी पेशेंट को चोट लग जा रही है उसको रोकने के लिए हमने पहले बताया जो साबुन वो यूज करता है उस साबुन का घोल बना के कॉटन से उसे क्या कर देना है, साफ कर देना है, उससे धो देना, लेकिन बेटाडीन का यूज नहीं करना है। बहुत बढ़िया, ठीक। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, डायबिटिक शुड ट्रीट देयर फीट लाइक देयर फेस। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपने फिट को, अपने पैर को अपने फेस की तरह ट्रीट करें। वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद द सेटिस्फेक्शन। ये लाइन आप लोग खुद समझेंगे क्योंकि आप उसी एज में हैं। थैंक यू सो मच।